ये यूसीआईएल का एक टैलिंग पॉइंट है जहाँ पर यूरेनियम को बनने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको डंप किया जाता है। बट एक्चुअली में यहाँ पर जो एंट्री थी वो बंद कर दी गई है अभी फ़िलहाल। अभी यहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ एक्चुअली, तो वहाँ मुझे गार्ड ने रोक दिया कि अंदर जाने की परमिशन आई थिंक नहीं है। लेकिन यूरेनियम को बनाने के बाद जो 99% वेस्ट बचता है वो यहीं इसी तालाब के अंदर डंप किया जाता है। कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कहते हैं दुनिया में कुछ भी कंप्लीट नहीं है, किसी की कोई ख्वाहिश रह जाती है तो किसी की कोई। लेकिन इन ख्वाहिशों से बढ़कर भी एक चीज़ होती है जिसे हम ज़रूरत के नाम से जानते हैं। मगर अफसोस की बात है दोस्तों कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें ये ज़रूरत भी किसी ख्वाहिश से कम नहीं लगती। अब से कुछ महीनों पहले अपने एक वीडियो में मैंने झारखंड के जादूगोड़ा यूरेनियम माइन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह यूरेनियम के बनने में यहाँ जो कचरा प्रोड्यूस होता है उसको इसी तालाब के अंदर डंप किया जाता है और उसके रेडिएशन की वजह से यहाँ के आसपास के लोगों में काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो आज मैं आया हुआ हूँ झारखंड के उसी जादूगोड़ा गांव में जहाँ पर 1967 में यूसीआईएल ने पहली बार यूरेनियम का प्रोडक्शन शुरू किया था। हालांकि यूरेनियम के बारे में 1951 में ही पता चल गया था, लेकिन यूसीआईएल कंपनी को 1967 तक इस माइन को बिछाने में टाइम लगा और उसने 1967 में यहाँ पर यूरेनियम का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। अपनी स्टडी में मुझे पता चला कि कभी यहाँ पर दो गांवों के बीच में कोई बरगद का पेड़ हुआ करता था जिस पर लोग किसी भूत के साए के होने का असर मानते थे। लेकिन बाद में यहाँ पर यूरेनियम के होने का पता चला और यूसीआईएल ने 1967 में यहाँ पर यूरेनियम का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जब भी यूरेनियम को बनाया जाता है तो उसके अंदर 99% से भी ज़्यादा सिर्फ कचरा ही होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस कचरे को कहीं ना कहीं फेंकना भी पड़ेगा, तो उसका इस्तेमाल यूसीआईएल करती है इस तालाब को। और इस तालाब पर उस कचरे को फेंकने का असर ये होता है कि यहाँ के आसपास के इलाकों में काफ़ी रेडिएशन फैल चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर व्यूमेंस में लॉस ऑफ फर्टिलिटी, विकलांगता, मेंटल डिसऑर्डर, कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ लोगों में देखने में आ रही है। यूसीआईएल के ऊपर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ पर जो यूरेनियम के बनने में कचरा प्रोड्यूस होता है और उसको जो डंप किया जाता है तो वो कितनी बुरी तरह से यहाँ के लोगों में रेडिएशन फैला रहा है और उसी की वजह से यहाँ पर लोग इन सारी डेंजरस डिजीज़ से अफेक्टेड हो रहे हैं। ये कब से आ रही है, मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ पर कब से आ रही है? जब से कंपनी स्टाइल पे चल रहा है। अच्छा, तब से कंपनी तो 1967 में लगी थी, तो 1967 के कुछ साल बाद जहाँ तक मुझे अपनी स्टडी से पता चला है तो 1967 से कुछ साल के बाद ही यहाँ पर लोगों में जो है वो असर दिखाई देने लगा था। मतलब जैसे कैंसर डिजीज़ हो गई या विकलांगता हो गई या मेंटल डिसऑर्डर, इस तरीके की जो डिजीज़ थी वो लोगों में आने लगी थी। तो अभी भी उसका असर मतलब ऐसे ही होता है, अभी भी मतलब जो बच्चे होने वाले होते हैं या फिर लॉस ऑफ फर्टिलिटी तो उन्हीं में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अभी भी ये होता है सब कुछ। हाँ होता है और है बहुत सारा है गाँव में। 8-10 किलोमीटर होने के बावजूद भी यहाँ पर उसका असर देखने को मिलता है। मिलता है। जादूगोड़ा की यूरेनियम माइन में जहाँ पर 1967 के अंदर माइनिंग की गई थी वहाँ पर अभी भी लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो यही एक यूसीआईएल कंपनी के 5 किलोमीटर के दायरे में ही एक गांव आता है बांगो, और उसमें भी काफ़ी लोग, जैसे कि मैंने अभी तक पता किया है कि उसमें भी काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। आपके जन्म से ही है या फिर जन्म के बाद में हुआ था ये आपके? हमारे गांव में हाँ कैंसर 2 जन को हुआ है, ये सच है। उसी की वजह से हो रहा हमको लग रहा है। 1967 में जब माइन लगाई गई थी तो कंपनी ने कुछ लोगों की ज़मीन मतलब ले ली थी, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ दिया नहीं गया था। लेकिन आज भी वो लोग वहीं पर ऐसे ही रह रहे हैं। हाँ ये भी सच है। सच है। इस गांव के अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जो कि इस बीमारियों से, इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं अभी तक? हमको लगता है कि 5-7 जन होंगे। जो गर्भपात होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर नोटिस की गई हैं कि वुमेन्स के अंदर गर्भपात होता है, मतलब बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं पेट में, या फिर कुछ वक्त के बाद वहाँ पर
मर जाते हैं। तो ऐसी कोई केसेस आपने देखा है यहाँ पर आज तक? हाँ देखे हैं, 2 अभी फिलहाल देखे हैं, सामने हुए हैं, यहीं पर इसी गांव में? इसी गांव में। अच्छा जैसे ही जन्म लिया जिंदा, कुछ 24 या कुछ घंटे बाद डेथ हो गया। इंसानों में ही नहीं, यहाँ तक कि यहाँ के जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है काफ़ी हद तक। तो उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आती है? उनमें तो अधिकतर नहीं हो सकता है। अच्छा, एनिमल्स में इतनी नहीं होती, लेकिन नहीं। इंसानों के अंदर जितनी दिखाई हाँ, देती है। हाँ। अभी तक यहाँ पर कोई आया है जो किसी ने मतलब कोई एक्शन लिया हो इसके लिए, या फिर यूसीआई कंपनी ने कुछ इसके बारे में कुछ आपको बताया हो, कुछ जुगाड़ किया हो? मेरे ख्याल से आपके जैसा पहले भी लोग इस तरह के सर्वे करते आए थे पहले। अभी फिलहाल बहुत दिन हो गए, अभी नहीं आए, जैसे आप अभी आए हैं। इसके पहले लोग आते थे, न्यूज़ चैनल से लोग आते हैं, मीडिया से आते हैं, हाँ, लेकिन मीडिया से आते हैं। अभी तक कुछ असर दिखाई नहीं दिया किसी का भी कुछ। नहीं। इनकी जो ऐसी सिचुएशंस है, ये इनके जन्म से ही है हाँ। या जन्म के बाद हुए थे ऐसे? अच्छा, ये पैदाइशी है इनकी। रेडिएशन डिजिटल कंपनी के बारे में हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है। वो कंपनी तो ठीक फैला रहा है रेडिएशन, आदमी का नुकसान भी हो रहा है, तो आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन 2017 में यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ को दोबारा से चालू कर दिया गया और यहाँ पर यूरेनियम का प्रोडक्शन अभी तक चल रहा है। अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम को बनाया जाएगा तो उसके अंदर 1750 किलोग्राम सिर्फ कचरा ही होगा। पूरे भारत में जहाँ पर भी परमाणु रिएक्टर से परमाणु ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है, उन सभी परमाणु रिएक्टर्स में यूसीआईएल कंपनी अकेले ही 25% रॉ मटेरियल देती है। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम का प्रोडक्शन किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जितनी बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ वेस्ट ही बचेगा। रेडिएशन को नापने के लिए एक एसआई यूनिट होता है जिसे सीवट कहते हैं। अगर कोई इंसान 50 से 100 मिली सीवट के रेडिएशन के संपर्क में आता है तो उसे कैंसर, वुमेन्स में लॉस ऑफ फर्टिलिटी यानी कि जन्म से पहले ही बच्चों का मरना, या फिर पैदा होने के बाद कुछ दिनों के बाद मर जाना, या फिर उनमें विकलांगता, मेंटल डिसऑर्डर, ऐसी बीमारियां आम हो जाती हैं। और एक जांच में यहाँ के आसपास के इलाकों में ये रेडिएशन 1 मिली सीवर्ट से ज़्यादा पाया गया है, जबकि इस तालाब के पास ये रेडिएशन 10 मिली सीवर्ट से ज़्यादा पाया गया है। जिससे होता ये है कि अचानक तो कोई इन बीमारियों की चपेट में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करके इन सभी लोगों में वो सारी ही लक्षण, वो सारी ही प्रॉपर्टीज और वो सारी ही डेंजरस डिजीजेस देखने को मिल रही हैं। चलिए अब आपको बता दें कि रेडिएशन इतना खतरनाक होता क्यों है और क्यों इस रेडिएशन की वजह से यहाँ पर लोगों में इतनी ज़्यादा डेंजर डिजीज हो रही हैं। हम जिस मोबाइल फ़ोन का यूज़ बात करने और इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, इस मोबाइल फ़ोन में और आपके मोबाइल फ़ोन टावर में जो वेव्स यूज़ होती हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है और फ्रिक्वेंसी, ध्यान रखिए, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसीलिए ये किसी इंसान या फिर किसी जानवर पर कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता और इसीलिए इसे नॉन आयोनाइज रेडिएशन कहते हैं। लेकिन इस रेडिएशन की वजह से जो वेव्स बनती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसीलिए उन्हें आयोनाइज रेडिएशन कहा जाता है। ये रेडिएशन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर केमिकल बॉन्ड्स को भी तोड़ सकता है। अब क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है और सेल्स में होता है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए और डीएनए पर बने होते हैं केमिकल बॉन्ड और ये रेडिएशन इन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सकता है। अब क्योंकि हमारे सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर स्टोर होती है और जब डीएनए पर बने ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो फिर हमारी बॉडी में सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं और इसी को हम नॉर्मल भाषा में कैंसर कहते हैं। डीएनए में इस तरह से जो चेंजेस आते हैं उसे म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन आपके अंदर कैंसर की वजह भी बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लोग इसके संपर्क में आते कैसे हैं। असल में
सबसे पहली वजह जो इसके संपर्क में आने की है कि जब इस वेस्ट से गैसेस जो निकलती हैं वो हवा में मिलती हैं और वही सांसों के ज़रिए लोगों के फेफड़ों में पहुंच जाती हैं और वो इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। दूसरी वजह है कि यहाँ पर बरसात में कभी कभी इस टैनिंग पॉन्ड्स का यानी इस तालाब का पानी इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है कि लोगों के घरों तक में पहुँच जाता है। अब जाहिर सी बात है कि लोग इससे अफेक्टेड होंगे ही, तो लोगों के लिए इसके संपर्क में आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो बहुत ही आसानी से इसके संपर्क में आ जाते हैं। इस रेडिएशन का सबसे ज़्यादा असर इस तालाब के सबसे पास के गांव चाटीकोचा में पड़ता है। सो गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जैसी आपकी मर्ज़ी, तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लेकर।